बाय मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैलकुलस के इसके पिछले वीडियो क्लास में हमने आप लोग को 5.1 एक्सरसाइज क्वांटिटी का सॉल्यूशन लेके आया और सॉल्यूशन समाप्त होने के बाद बताया था उस वीडियो में कि आगे का क्लास जो है वो आपको डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता यानी डेरिवेटिव पे आधारित होगा। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके फार्मूला को देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कैलकुलस फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें आप टॉपिक में सुनिएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज़ होता है और डिफरेंशिएशन एक अलग चीज़ है। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, ठीक, एक प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन, और उसके प्रक्रिया के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव को ही हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो पहले तो अलग अलग ये समझ ले कि ये मन से निकाल दीजिए कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही चीज होता है। पहले ये समझ लीजिए दोनों ही अलग अलग होता है। डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया, और डेरिवेटिव उसका एक क्या है, रिजल्ट है। जो यानी प्रोसेस के बाद ये प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो हमको लास्ट में रिजल्ट प्राप्त होता है, वो रिजल्ट प्राप्त होने के बाद जो मिलेगा हमको, वो मिले हुए को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये तो हम लोग हो गया ये कैलकुलस फैमिली के ये डिफरेंशिएशन का एक हम लोग सिंपल सा वर्ड समझ लिए। इसका डेफिनेशन भी हम बताएंगे आगे इसी वीडियो क्लास में। तो सबसे पहले ये समझिए कि कैलकुलस, पूरा कैलकुलस जो है, जो हम बताए थे, पूरा कैलकुलस ही एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे हम लोग कैलकुलस में सबसे पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट लिए, लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वांटिटी को पढ़े। अब क्वांटिटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव जो है वो किस प्रकार डेरिवेटिव हम लोग लिंक्ड हो जा रहा है लिमिट से, कि डेरिवेटिव का जितना भी फार्मूला है वो सब फार्मूला लिमिट से ही डिराइव होगा। जब भी लिमिट से डिराइव होगा तो हमको लिमिट तो समझना ही पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए लिमिट बिना पढ़े हुए भी हम डेरिवेटिव को समझ सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के आगे जो हमको इंटीग्रल पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है डेरिवेटिव से। यानी डेरिवेटिव बिना पढ़े हुए हम इंटीग्रल को भी नहीं समझ सकते। थोड़ा देर के लिए बिना लिमिट पढ़े हुए डेरिवेटिव समझ जाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव बिना पढ़े हुए इंटीग्रल को समझ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि ये जो डेरिवेटिव का वीडियो क्लास होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपको इंटीग्रल समझने के लिए। ऐसे तो पूरा कैलकुलस ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको डेरिवेटिव इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डेरिवेटिव से ही हम लोग इंटीग्रल को समझेंगे। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन का एक व्यवहारिक डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं। पहले डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, व्यवहारिक रूप में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का व्यवहारिक रूप ये हम लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या प्रॉब्लम कहिए या उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, जिसको हम लोग स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, संक्षिप्त रूप में बदल कर फिर उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके एक डिफिनिट रिजल्ट पर पहुंचते हैं, वही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मान ली मार्केट में हम लोग गए और मम्मी का ऑर्डर हो गया कि बेटा उधर से अंगूर खरीद के लेते आना। तो हम लोग जाते हैं फ्रूट्स के शॉप पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अंगूर देखते हैं, उसके बाद कहते हैं थोड़ा भैया इसका टेस्ट कराओ। एक या दो अंगूर लेके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर वो अच्छा लगता है तो हम लोग 1 या 2 केजी तोलवा लेते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, एक छोटे से पार्ट का हम लोग एनालिसिस किए, छोटा 1-2 अंगूर खा लिए, उसको एनालिसिस किए अच्छा है या खराब है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, और भी 1 केजी 2 केजी वहाँ से शॉप से तोलवा लेते हैं। तो यही चीज़ हुआ एनालिसिस करना है कि ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन जो है, कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन, वह भी यही बताता है। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसमें हम लोग स्मॉल पार्ट का क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल पार्ट में उसको कन्वर्ट करके और उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करके हम लोग उस पूरे पार्ट का हम डिफिनिट रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो यही जो है यही डिफरेंशिएशन होता है। तो ये तो हम लोग व्यवहारिक रूप से गए। देखिए उसी टाइप से हम लोग जाते हुए घर में तो मिठाई दुकान पे भी जाते हैं, तो मिठाई लेने के लिए तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि 2 मिठाई ऐसे भी टेस्ट कर लेते हैं, चलो भाई टेस्ट करके मिठाई ले ले। तो टेस्ट करके उसके बाद हम लोग मिठाई क्या करते हैं, तोलवा लेते हैं।
तो वहां भी वही चीज है। तो ये हुआ व्यवहारिक रूप से हम लोग डिफ्रेंसिएशन का समझना, अध्ययन करना कि क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। अब डिफ्रेंसिएशन का हम लोग डिफिनेशन क्या होगा वो देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक डिफ्रेंसिएशन एक प्रोसेस है, प्रक्रम है, जो क्या बतलाता है, वो बतलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक्स के परिवर्तन के सापेक्ष एफ एक्स में क्या परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन की दर जो है, वह दर ही हमको क्या बतलाता है, डिफ्रेंसिएशन बताता है। तो डिफ्रेंसिएशन का आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम लोग एक्स के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा किसमें, एफ एक्स में, उसकी जो दर होगी वह दर ही क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। तो यहाँ तो हम पहले भी बताए थे डिफ्रेंसिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है डिफ्रेंसिएशन। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन जो मिलेगा हमको, वो रिजल्ट ही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे हमको इसको लिख सकते हैं कि यह क्या है, प्रोसेस है, और इसके बाद जो रिजल्ट आता है, यह रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव होता है। इसी को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो समझ गए, डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन, और डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अवकलज। हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलज, और इसको हम लोग कहते हैं अवकल गुणांक। दोनों एक ही चीज होता है, अवकलज और अवकल गुणांक दोनों एक ही चीज होता है। तो यही डिफिनेशन दिए थे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कोई एक्स है, वेरिएबल एक्स है, उसके सापेक्ष जो एफ एक्स में जो परिवर्तन का दर होगा, वह दर ही हमको क्या बतलाएगा, डिफरेंशिएशन बतलाएगा। और वह जो रिजल्ट हमको मिलेगा, परिवर्तन जो होगा, उसके बाद जो रिजल्ट हमको आएगा, वह रिजल्ट ही क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो ये तो हम लोग हो गया, इसका डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन हो गया हम लोग इस टाइप से। तो इसमें आपको 3 टॉपिक इसमें याद रखना है आपको कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है। तो डिफरेंशिएशन तो समझ गए, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ही क्या बनता है, डेरिवेटिव होता है। उसी को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, अवकल गुणांक भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि डेरिवेटिव निकालने बोले या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले, दोनों एक ही चीज होता है, अवकलज होता है या अवकल गुणांक होता है। सिर्फ अंतर हमको है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीज होता है, अलग अलग समझ भी गए होंगे आप। तो ये अच्छे से समझ गए कि डिफरेंशिएशन। अब हम कैलकुलस का जो फर्स्ट वीडियो लाए थे उसमें हम बताए थे कि जो हम लोग बताए थे कि कैलकुलस का 2 आइडियाज होता है, एक डेरिवेटिव होता है, एक इंटीग्रल होता है। तो उसे डेरिवेटिव में बताए थे कि डेरिवेटिव क्या, उसमें बताए थे आप लोग को कि डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव बताए थे क्या है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, मतलब कितनी तेजी से कोई चीज बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ये समझे, ये तो पूरा समझ गए। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि हम लोग 2 चीज पढ़े हुए हैं, वेरिएबल पढ़े थे। अब वेरिएबल में भी 2 पढ़े थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हम लोग जानते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, एक फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन में एक्स क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग x में कोई भी चेंजिंग करेंगे, अभी तो हम लोग ये भी डिफिनेशन भी तो डिफरेंशिएशन का क्या पढ़े हैं कि x में x के सापेक्ष जो परिवर्तन एफ एफ एक्स में होगा, उसकी दर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो x के सापेक्ष यानी x में कुछ भी परिवर्तन करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, उसमें अगर x में कोई भी परिवर्तन करे, कोई भी वृद्धि या कमी करे, तो y में भी क्या होगा, उतना ही वृद्धि या कमी, संगत वृद्धि या संगत कमी होगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ करते हैं इंक्रीमेंट। वो इंक्रीमेंट क्या होगा, जैसे x में हम लोग बहुत ही छोटी, बहुत ही अल्प वृद्धि करें, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा एक्स। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एक्स।
तो y में जो संगत वृद्धि होगा या संगत कमी होगा वो होगा डेल्टा y। अगर ये सिंबल दे देंगे या ये भी, दोनों सिंबल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। यानी x में स्मॉल इंक्रीमेंट, अल्प वृद्धि, अगर डेल्टा x हो, चाहे इस सिंबल में लिखिए चाहे इस सिंबल में लिखिए, तो y में संगत वृद्धि होगा डेल्टा y का या डेल्टा y। क्योंकि जानते हैं कि x के सापेक्ष ही y में जो परिवर्तन का दर होता है उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में बताए हैं कि जो y डिपेंड करता है कि इस पे x पे, तो निश्चित रूप से x में अगर हम लोग कुछ भी वृद्धि करेंगे तो y में तो संगत वृद्धि होना ही होना है। कुछ भी कमी x में करेंगे तो y में भी कुछ न कुछ कमी होगा ही। इसलिए यहाँ पे यदि x में हम लोग अल्प वृद्धि, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x का करेंगे तो y में उसका कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल्टा y का होगा। तो ये तो आप इंक्रीमेंट समझ गए होंगे कि x में अगर डेल्टा x का होगा तो y में किसी भी फंक्शन में ऐसा होगा। वो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ जो भी वृद्धि करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका संगत वृद्धि होगा। अगर कमी करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो डिपेंडेंट वेरिएबल में संगत क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो ये था इंक्रीमेंट के रूप में। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन क्या होगा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का, वो हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग मान लें लेट y इक्वल टू f(x) बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर y इक्वल टू f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक संतत फलन है, तो इसमें हम लोग क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसमें अगर स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x का करेंगे तो y में उसका करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल्टा y का होगा। इसी को हम लोग फर्स्ट भी मान लें, इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ करेंगे लेट a small increment of x is delta x, इस रूप में लिखिए, a small increment of x is delta x, then corresponding increment of y in डेल्टा y। यानी अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x इज डेल्टा x है, मान लेते हैं x का अल्प परिवर्तन हमको डेल्टा x होता है, तो संगत परिवर्तन y का संगत परिवर्तन क्या होगा, y में डेल्टा y होगा। इसलिए लेट स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x इज डेल्टा x, देन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ y इन डेल्टा y। तो y में जो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा y का होगा। अब यहाँ से तब हेंस लिख सकते हैं कि y में क्या हो गया, डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो गया, और x में क्या हो गया, डेल्टा x का हो गया। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो हमको ये मिल गया कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x का वैल्यू y प्लस क्या हो गया, डेल्टा y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दें, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। इधर क्या होगा, y इक्वल टू f ऑफ x, दोनों माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब माइनस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। डेल्टा वाई इक्वल अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेते हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ भी क्या होगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा डेल्टा एक्स। अब क्या देख रहे हैं, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा और वो फिनाइट होगा। अगर वो फिनाइट वैल्यू मिलेगा यानी लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स के सापेक्ष वाई का परिवर्तन का दर। और जैसे एक्स के सापेक्ष वाई का परिवर्तन का दर हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, there is exist then dy upon dx equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x equal to डेल्टा एक्स। यानी अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो देन डी अपॉन डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन का दर है वह दर हो गया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। तो यानी ये इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर गया तो यही हम लोग फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का x के सापेक्ष परिवर्तन का दर होगा। और जो x के सापेक्ष परिवर्तन का दर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो ये जो रिजल्ट मिला वही डेरिवेटिव हो जाएगा इस फंक्शन का, तो y इक्वल टू एफ एक्स का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ये चीज क्या हो गया, रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ये हो गया, यही डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यही हो गया इस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के रूप में भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब इस चीज को यहाँ समझते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हैंस क्या हो गया हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यही हमको मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया डिफरेंशिएशन का, जिससे कि हमको जो रिजल्ट आया वो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये जो डेरिवेटिव है इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ये डेरिवेटिव में ये डी अपॉन डी एक्स जो है ये फंक्शन y था, y में ये लग गया डी, इसको जो हम लोग कहेंगे ये ऑपरेटर हो जाएगा। ये ऑपरेटर होगा, किसका ऑपरेटर होगा, जो डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का निकालेंगे उसके लिए डेरिवेटिव का ये ऑपरेटर हो गया डी अपॉन डी एक्स। तो ये डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे y के अलावे जो भी हम लोग फंक्शन देंगे वो फंक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव का सिंबल हो गया। तो इसका हम लोग एक सिंबल ये भी डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, एक अदर सिंबल भी हम लोग लिखते हैं। इसका जैसे y का डेरिवेटिव है उसके सिंबल को, यानी यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ हो गया hence डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is denoted by dy अपॉन डी एक्स तो देंगे ही, दूसरा इसका क्या हो जाएगा y डैश भी होगा, और तीसरा क्या होगा इसका y1 भी होता है, और एक इसका डिनोटेशन जो हम लोग करते हैं वो कैपिटल dy से भी करते हैं।
कैपिटल dy। तो ये सब किसी डेरिवेटिव का ये डिनोट करने का सिंबल हो गया। ये dy अपॉन dx भी कहीं y डैश कहीं y1 कैपिटल dy करके देगा y का डेरिवेटिव। जहां पे ये कैपिटल D जो है वही ऑपरेटर हो जाएगा, वेयर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल D इक्वल टू ऑपरेटर हो गया d अपॉन dx। अब यहाँ जो x है ना, इस x का मीनिंग ये समझना है किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, यानी कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके सापेक्ष हम लोग क्या परिवर्तन की दर निकालेंगे। अगर x रहेगा तो x के सापेक्ष हो गया, कहीं कहीं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा, यानी तो वहाँ y हो जाएगा, तो वहाँ y के सापेक्ष अगर होगा तो वहाँ d अपॉन dy हो जाएगा ऑपरेटर वहाँ। यदि हमको थीटा रहेगा तो d अपॉन डी थीटा के, यानी डीटा के सापेक्ष हमको वहाँ परिवर्तन की दर निकालना होगा, डी थीटा हो जाएगा, कहीं t हो जाएगा। तो ये बदलते रहेगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये सिर्फ इसका सिंबल ये समझना कि x का मीनिंग है कि x के सापेक्ष हम उसका क्या कर रहे हैं, परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। और यहाँ जो डी है ये समझना है कि कहीं आपको ये dy अपॉन dx है ये काट देंगे dd, ऐसा मत, ये मल्टीपुल नहीं है। ये भी समझना है कि ये जो है वो मल्टीपुल नहीं है dy का, वो ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव बताता है किसी फंक्शन का, और वो भी फंक्शन किसका, कंटिन्यूअस का, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकलेगा। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उसका कभी भी डेरिवेटिव नहीं निकल सकता। ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन का ही डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये ऑपरेटर, ये सिंबल हो गया। अब देखिए एक सिंबल हम लोग ये भी देखते हैं कहीं कहीं, ये लिख लीजिएगा, इसी चीज को अगर हम लोग y इक्वल टू, इसी चीज को यदि हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालें डी अपॉन डी एक्स y देंगे तो यहाँ भी होगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, यानी सिंबल हो गया। तो हम लोग अगर एफ ऑफ एक्स के रूप में डिफाइंड है फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो एफ डैश एक्स से डिनोट होगा। तो यहाँ से हम लोग तब ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया। अब इस फार्मूला को भी आप लोग ध्यान रखते हैं, ये भी रखना, ये भी, ये अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जो फार्मूला होगा इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये फार्मूला हो गया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हो गया किसका, डेरिवेटिव का। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यदि हम लोग कहीं भी पढ़े, कंटिन्यूटी में भी पढ़े थे, लिमिट में h टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है, h जो है वो बहुत ही नियरेस्ट है किसके, 0 के, यानी वो है पॉजिटिव नंबर लेकिन है क्या, 0 के बहुत ही नियरेस्ट है। तो अब यहाँ डेल्टा x भी क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, वह भी बहुत ही नियरेस्ट हो जाएगा 0 को। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें, यहाँ पुट कर दें इसमें कि डेल्टा x इक्वल टू h कर दें, तो हमको यहाँ पे क्या फंक्शन का फार्मूला आ जाएगा, तब इसका फार्मूला आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हम लोग ये भी बोलते हैं। यह भी फार्मूला जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है। आगे जितना भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन, डेरिवेटिव का फार्मूला हम लोग बनाएंगे, लिमिट से पहले ही बताएं कि लिमिट से ही डेरिवेटिव के फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो वो सब फार्मूला हम लोग इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूला से सॉल्व करेंगे कि क्या फार्मूला किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या होगा। तो ये आपको हो गया, इसी फंक्शन के फार्मूला से ये हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला देख लिए। अब क्या है, इसी में हम लोग ये भी देखते हैं, इसी पे यदि हम लोग किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, यानी कोई पॉइंट दिया हो उस पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि पहले तो हम लोग डेरिवेटिव तो निकाल ही लेते हैं। तो वहां पे लिखेंगे
डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, इसी पॉइंट पर डेरिवेटिव। उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कर देंगे। यानी किसी भी फंक्शन का पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद वहां पे x को रिप्लेस कर देंगे a पर, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या बताएगा, डेरिवेटिव बताएगा। उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट के लिए क्या है कि ये फॉर्मूला इसमें हमको दिया हुआ है x इक्वल टू ए, तो अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू ए पुट कर दें तो ये अब डैश ए हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ए अपॉन क्या होगा, डेल्टा एक्स। ये आ गया, तो यही हो गया किसी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला एफ डैश ए। इसी को हम लोग अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर दें तो एच में हम लोग कर देंगे, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश ए अपॉन एच। ये भी फॉर्मूला हो गया किसका, किसी फंक्शन के किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर अवकलज का फॉर्मूला, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का ये फॉर्मूला या इस फॉर्मूला दोनों में से किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। या सिंपल रूप से हम लोग कि पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे और उसमें जो x का फंक्शन होगा उस x फंक्शन में x को रिप्लेस करके a पुट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ऐसे डायरेक्ट अगर उस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना तो इन दोनों में से किसी भी रूल से हम लोग किसी भी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन के रूप में डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। अब आगे इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझते हैं। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं आगे क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो वही है, हेडिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डेरिवेटिव। अवकलज का ज्यामितीय अर्थ, हिंदी में कहेंगे अवकलज का क्या ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, इसे इसका यूज तो हमको खास करके ज्यादा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद जो 5th चैप्टर के बाद जो आएगा 6th चैप्टर जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और अवकलज का अनुप्रयोग पर जो आधारित है, उसमें इसका हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन अभी यहाँ भी समझ लेना है, जैसे हम डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन देखें, डेरिवेटिव का मैथमेटिकल डिफिनेशन देखें, तो उस पर हम लोग ये भी देख लें कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ, हम लोग डेरिवेटिव का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, क्या होगा अवकलज का ज्यामितीय, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे है इसके लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स भी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक हम लोग संतत फलन y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं एंड ए विद आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ के डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक स्वेच्छ बिंदु क्या ले लिए, ए ले लिए। तो जैसे ही x का वैल्यू ए हो जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एफ y का वैल्यू क्या होगा, एफ है। तो निश्चित रूप से ये जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है उस पर एक बिंदु मिलेगा ए एफ ए करके, तो वही लिखें देन पॉइंट पी एफ ए लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो निश्चित रूप से एक बिंदु पी एफ ए जो है, पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट एफ ए होगा, वो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे क्या होगा, एक बिंदु होगा। उसमें हम लोग लेते हैं लेट क्यू ए प्लस एच एफ ए प्लस एच बी द वेरी नियरेस्ट टू पॉइंट पी, यानी बिंदु पी के बहुत ही नजदीक एक बिंदु क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस एच एफ ए प्लस एच, यानी एक्स में के पॉइंट में जो ए है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट अगर एच का हो गया तो ए प्लस एच हो गया, तो वहां पे जो होगा एक्स का वैल्यू तो वाई में भी इंक्रीमेंट होगा ना, तो वाई का वैल्यू वहां पे क्या होगा, एफ ए प्लस एच के बराबर होगा। यहाँ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हो गया पी के बहुत ही नजदीक, वेरी नियरेस्ट टू पॉइंट क्या है, पी। तो क्यू पॉइंट जो है पी के बहुत ही नजदीक। देखते हैं इसका ग्राफ बना के तब समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पे एक बिंदु P ए एफ ए, बहुत इसके बहुत ही नजदीक एक बिंदु क्या है, Q है। तो यहाँ ले लीजिए Q ए प्लस एच एफ ए प्लस एच, इस दोनों को मिला के
ये हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब बिंदु P से अब क्या देखते हैं कि जैसे ही दोनों बिंदु को मिलाएंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे वो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा। एक्स एक्सिस पे एंगल मान लेते हैं, हमको क्या बना, थीटा बना। एक्स एंगल क्या बना, थीटा बन गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से जाने वाले रेखा का हम लोग ढाल निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं 11th के एक्सरसाइज में, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सिंस स्लोप ऑफ कॉड PQ, इस PQ का स्लोप, कॉड PQ यानी जीवा PQ हो गया, तो उसका स्लोप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप जो होता है वो फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला होता है। m इक्वल टू 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या है, ये दोनों पॉइंट्स है। तो पहले हमको y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, fa प्लस h माइनस क्या होगा fa अपॉन क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा, a प्लस h माइनस a। इसमें देखते हैं क्या आएगा, fa प्लस h माइनस fa अपॉन क्या होगा, a प्लस h माइनस a से कैंसिल हो गया। तो क्या आया, fa प्लस h माइनस fa अपॉन क्या होगा, h। ये आपका स्लोप निकल गया किसका, कॉड PQ का। तो ये कॉड PQ का स्लोप हो गया। ये लाइन अगर यहाँ पे टच कर एक्स एक्सिस पे, अगर ये एंगल थीटा, अगर इसका एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर एक्स के इंक्लाइनेट एंगल एक्स एक्सिस का PQ का है, थीटा एंगल है, तो निश्चित रूप से इसका PQ का स्लोप हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा हो गया। टेन थीटा का ये वैल्यू हो गया। तो ये तो हो गया ये। अब हम लोग ये देखते हैं कि Q पॉइंट तो वेरी वेरी नियरेस्ट टू पॉइंट P है, P के बहुत ही नजदीक है। तो अगर ये पॉइंट Q1 होते हुए Q2 होते हुए डॉट डॉट कहाँ पे, P पे ही आ जाए, तो निश्चित रूप से P पे आ जाने के बाद वो P से जो लाइन PQ है ना, वो यहाँ पे ये टच कर जाएगा। एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। लेट मान लेते हैं वो T पॉइंट पर टच कर, और यहाँ पे एंगल मान लेते हैं साई, ये एंगल मान लेते हैं साई। पढ़े हुएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें साई है, साई त्रिशूल टाइप का सिंबल होता है, वो हो गया यहाँ पे साई। ये साई एंगल बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग ये देखे कर्व के बहुत ही नियरेस्ट है, हम लोग पढ़े हुए ज्योमेट्री में स्लोप में, ये कॉर्ड हो गया और यहाँ से हमको क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ, फिर ये पॉइंट यहाँ, इससे मिला ये पॉइंट। एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे वो सिंगल सिर्फ एक लाइन को टच करेगा। ऐसे समझिए, इसको थोड़ा बड़ा फिगर में समझिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक सेक्टर लाइन होता है, और उसी में मान लीजिए 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, और ये मान ले यहाँ से इस पे Q होते हुए यहाँ पे पहुंचा, Q2 होते हुए यहाँ पे पहुंचा, Q3 होते हुए यहाँ पे पहुंचा। एक ऐसा भी केस आएगा कि जहाँ पे वो टच करेगा तो सिंगल एक पॉइंट पर टच करेगा और वो निकल जाएगा। तो वो सिर्फ सर्कल को एक 1 पॉइंट पर टच करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन हो जाएगा। तो उसी टाइप से इस कर्व में भी कि हम लोग Q1, Q2, Q3 होते हुए पॉइंट P पे पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से Q पॉइंट अगर P के नियरेस्ट आएगा तो वो जो 2 पॉइंट्स है कर्व का इंटरसेक्ट, वो क्या सिंगल 1 पॉइंट पर हो जाएगा, और 1 पॉइंट होगा तो ये जो लाइन PQ था वो ड्रॉ हो जाएगा किसमें, PT में। और जैसे ही PT में होगा ये PT उसका क्या होगा, कर्व को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, उसका टेंजेंट लाइन हो जाएगा। तो ये स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगा, कॉर्ड जो होगा वो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड चेंज हो जाएगा किसमें, टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें करना क्या है, तो उसी को लिखना है यहाँ पे। मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा, इफ Q टेंड्स टू P, यानी Q बिंदु P के क्या है, नजदीक है,
तो जैसे ही क्यू बिंदु पी के नजदीक आएगा तो ए प्लस एच कहाँ पे आएगा, ए पे। तो ए प्लस एच ए को टेंस करेगा, यानी एच टेंस टू 0 होगा तभी तो ये हो जाएगा। तो वही चीज लिखना है, इफ क्यू टेंस टू पी देन एच टेंस टू 0। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 टेंस करेगा। और जब एच टेंस टू 0 हो जाएगा एंड, तो ये जो पी क्यू है वह पी क्यू टेंस टू क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। यानी पी क्यू लाइन जो है वह टेंस टू हो जाएगा पीटी में। यानी हमको अगर ये क्यू पॉइंट को पी के नियरेस्ट में लेके आएंगे तो पहला होगा क्यू पॉइंट अगर पी पे टेंस्ट करेगा, यानी क्यू बिंदु पी के नजदीक पहुंचेगा तो एच का वैल्यू बहुत ही 0 यानी 0 के लगभग बराबर होगा। और जैसे ही जो 0 के बराबर होगा तो ये जो पी क्यू लाइन है वह लगभग पीटी लाइन के क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, उस पर संपाती हो जाएगा। और जैसे ही संपाती होगा तो वो कॉर्ड जो था, वो जीवा जो था, वो क्या होगा, टेंजेंट लाइन पीटी स्पर्श रेखा में बदल जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ लिखना है, सिंस कॉर्ड पी क्यू व्हेन क्यू टेंड्स टू पी इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, दोनों साइड ले लिए, या इसी को यहीं पर लिख सकते हैं, यहीं लिख लीजिए, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी कॉर्ड ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, इसका वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब नियरेस्ट है तो ये क्यू टेंस टू पी हो जाएगा, तब कॉर्ड पी क्यू कहाँ टेंस करेगा, पीटी पे। तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ पीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, यानी वो टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा पीटी इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा क्यू टेंस टू पी के केस में एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग देखे हैं, हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी इक्वल टू, ये हम लोग इसी वीडियो क्लास में हम पहले बताए हुए हैं आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले ही। ये पॉइंट ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है, यानी पॉइंट ए पे फंक्शन के डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए लिख सकते हैं। एफ डैश ए का मीनिंग क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे। तो ये क्या बताएगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये आ रहा है कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आ रहा है, इस यानी पी पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश है, वह उस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट लाइन के स्लोप को डिनोट कर रहा है। तो सो हम लोग लिख सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, सो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन at a point is slope of tangent line at that point। क्या हो गया कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वह डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर फंक्शन के टेंजेंट लाइन के स्लोप को बताएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बोल सकते हैं, यानी किसी पॉइंट पर फंक्शन का जैसे ही हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो वह डेरिवेटिव ही उस पॉइंट पर उस फंक्शन के या उस फंक्शन के ग्राफ का जो टेंजेंट लाइन होगा उस टेंजेंट लाइन का स्लोप बताएगा, लेकिन वह भी उसी पॉइंट पर बताएगा जिस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए, ज्ञात किए। तो इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस वीडियो क्लास में
डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लीजिए। अब इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को याद रखिएगा, इसी से हम लोग आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसका बहुत ज्यादा यूज होगा कि हम लोग टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो वो उस क्लास में आपको फिर हम रूबरू कराएंगे कि क्यों हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले ही पढ़े थे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा हुआ हो गया। अब देखते हैं कि ये जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला जो बताए हैं, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला से पहले भी बताए कि सब में लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लिमिट के कॉन्सेप्ट से, लिमिट के फार्मूला से ही हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव के फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो देखते हैं कि पहला फार्मूला डेरिवेटिव का कैसे डिराइव करते हैं। हम लोग पहला देखते हैं थ्योरम क्या है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब यहाँ क्या है, हमको एक डेरिवेटिव निकालना है किस फंक्शन का, एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष निकालना है। यानी हमको y इक्वल टू जो एफ लेते हैं तो y फंक्शन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन, और x के सापेक्ष उसका हमको परिवर्तन की दर निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो वो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही हो गया एक्स टू द पावर एन का x के सापेक्ष डेरिवेटिव का मान। तो ये जो है हमको डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ, तो उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते थे, y राशि का परिवर्तन की दर x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ y की जगह क्या एक्स टू द पावर एन है, तो वहां पर दे दिए एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये आपका थ्योरम हो गया, एक फार्मूला हो गया, इसको आपको याद भी रखना है। ऐसे डायरेक्ट भी है कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी जो पावर होगा वो बाहर कर लेंगे और उसी एक्स में एक पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं कि कैसे होता है, लिमिट से कैसे हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो उसके लिए लेट करना होगा, लेट ऑफ एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर एन फर्स्ट, हेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स में अगर एच का इंक्रीमेंट करे तो क्या होगा, y में भी इंक्रीमेंट, यहाँ y क्या है, x टू द पावर n, यहाँ होगा x प्लस एच टू द पावर n, ये हो जाएगा सेकेंड। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, एफ डैश एक्स इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन एच। अब इसमें हमको ये भी लिख सकते हैं, लिमिट h टू द पावर n x प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन, इसको अगर ऐसे लिखे हम लोग x प्लस एच माइनस एक्स, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, x माइनस एच माइनस एक्स, क्योंकि x जिसके पावर था उसी रूप में इसको एडजस्ट कर रहे हैं, फार्मूला में सेटलमेंट कर रहे हैं, जो लिमिट में फार्मूला पढ़े हैं उसी पे। तो x माइनस एच माइनस एक्स करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस एच है और यहाँ एक है x a, तो यहाँ a के प्लेस पे x है दोनों पे, ये मिल गया। अब यहाँ रहा कि h टेंस टू 0 है, तो अगर हम लोग इसमें पुट कर दें x प्लस एच इजकल टू y, अगर ये पुट करते हैं तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है h टेंस टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस h इजकल टू y माइनस एक्स। h का वैल्यू क्या होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही y माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे ये देखे हैं कि h टेंस टू तो 0 है, तो y माइनस एक्स टेंस टू क्या होगा, 0 इम्प्लाइज दैट, तो हेंस क्या होगा, y टेंस टू x हो जाएगा। अब y टेंस टू x हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, तब लिमिट होगा y टेंस टू x, और वहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस एच तो y का है तो y में कन्वर्ट कर देंगे, तो y टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन y माइनस
एक्स। अब ये देखना है कि ये फार्मूला लिमिट के फार्मूला जो बताए थे उसमें ये सेटलमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो किस स्ट्रक्चर फार्मूला से, एक बताए थे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1। अब इसे कंपेयरिंग करेंगे, जहाँ x है x के प्लेस पे यहाँ y है और a जहाँ पे है उसके प्लेस पे यहाँ क्या है x है, तो उसी रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। n तो आएगा ही बाहर, सिर्फ a के प्लेस पे यहाँ x है, x हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, तो यही आ गया n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही रिजल्ट आ गया। अब इसको भी रेफरेंस में लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये हमको क्या होगा, एक्स टू द पावर एन डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया। देखिए लिमिट के फार्मूला से डिराइव होगा, इसीलिए के बोले थे कि लिमिट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेटिव। ऐसे जनरली हम लोग इसके फार्मूला को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला चाहिए, उसका प्रूफ तो है नहीं जरूरी, लेकिन अगर प्रूफ बताए समझने के लिए कैसे लिमिट से इसमें लिंक्ड है, कि लिमिट से हम लोग पढ़े तो लिमिट से डेरिवेटिव कैसे लिंक्ड है, कैसे उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो देखिए। क्योंकि वहाँ फार्मूला जितना पहले भी बताया है इसी वीडियो क्लास में कि जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूला हैं सब का सब फार्मूला हम लोग लिमिट के फार्मूला से ही डिराइव करेंगे। तो ये हो गया। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। यही डेरिवेटिव का फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब देखिए इस फार्मूला के बेस पे अदर फार्मूला भी हम लोग इसी टाइप से बनाते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, इसको पहले लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो इसी टाइप से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स लिए, इसका होगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इजकल टू 5 एक्स टू द पावर 4। क्योंकि एन के प्लेस पे यहाँ 5 है तो 5 आएगा ही बाहर, और एक 5 एक पावर माइनस होगा तो 4 होगा, 5 एक्स टू द पावर 4। ये हो गया फर्स्ट। फिर डी एक्स क्यू लेंगे मान लिए, तो ये क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 करेंगे 2, तो ये आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल समझिए। और यहाँ जो n है इस n के बारे में समझिए, ये n जो है वो रेशनल नंबर है। लिख भी सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रियल नंबर नहीं है, ये क्या है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो उसमें क्या होगा, रेशनल नंबर में 3/2 5/2 ये भी आएगा। तो उसी में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए जो आपको फार्मूला की तरह यूज होगा डेरिवेटिव में, डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 का वैल्यू 1। तो ये तो हम लोग समझ गए कि डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, यानी किसी भी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष x का अवकलज जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो याद रखना है उसको कि ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। यानी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसका उसी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव पूछेगा तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये हमको फार्मूला की तरह याद रखना है। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, इसको ध्यान रखना। तो ये भी जो भी इसमें घेर है ये भी आपको फार्मूला हो गया, यानी ये भी आपको लिख ले याद रखना है कि डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब चलते हैं पावर में, रेशनल पावर लेते हैं। ये तो इंटीजर पावर में एग्जाम्पल लिए, रेशनल पावर में मान लिए डी एक्स टू पावर 3/2 डी एक्स। तो यहाँ क्या है, जो पावर है n के प्लेस पे 3/2 है, 3/2 बाहर होगा, x टू द पावर 3/2 माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्या होगा 3/2 इंटू एक्स पावर क्या होगा 1/2, तो 3/2 इंटू रूट एक्स। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इस टाइप का सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं इसी में x टू द पावर हाफ dx। अब 1/2 है तो 1/2 बाहर कर दिए, x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2 x टू द पावर हाफ माइनस 1। तो क्या होगा 1 बड़ा है नेगेटिव है तो माइनस हाफ आता है इसका कैलकुलेशन डिफरेंस करके।
तो 1/2 माइनस पावर नीचे आके प्लस होगा 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 और रूट क्या होगा ये x हो जाएगा। तो आपका रूट x लिखेंगे तो ये रूट x, अगर ये रूट हाफ जो है इसको भी तो हम लोग रूट लिखते हैं, इसको भी हम लोग d रूट x अपॉन dx लिख सकते हैं, यानी रूट x का डेरिवेटिव हो गया। तो रूट x के डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया d रूट x अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट x। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को भी याद रखना है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक इससे पहले बताए हैं वो। तो ये हो गया रूट का, रूट में पावर होगा तो उसके लिए हम लोग रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स याद रखना है और एक्स का डेरिवेटिव 1 याद रखना है। अब इसी में देखते हैं निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव भी होगा, तो निगेटिव रेशनल नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी थ्योरम के एग्जाम्पल में देखो कि जैसे डी एक्स टू द पावर -5 अपॉन डी एक्स हो, इसको क्या करना है, तो ये -5 एक्स टू द पावर -5 -1, तो -5 इंटू एक्स टू द पावर -6, तो ये क्या होगा -5 एक्स नीचे आके प्लस पॉजिटिव पावर होगा एक्स टू द पावर 6। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो भी टर्म रहेगा माइनस, तो -5 अपॉन एक्स टू द पावर 6। तो इसी बेस से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे -5 था तो माइनस, अब इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स टू द पावर -4 dx। तो यहाँ पे -4 अपन क्या करेंगे एक्स टू द पावर -4 एक्स टू द -4 होगा, -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1, तो -4 इंटू एक्स टू द पावर -5, तो -4 अपॉन एक्स टू द पावर नीचे आके 5 हो जाएगा। तो इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि जो डिजिट है वो डिजिट तो होगा ही निगेटिव, लेकिन जब एक्स का पावर क्या होगा माइनस होके अब नीचे प्लस में आ जाता है, यानी -5 है तो +6 हो जाएगा, -4 है तो +5 होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक ये भी फार्मूला बना सकते हैं कि डी एक्स टू द पावर -n अपॉन डी एक्स, यानी निगेटिव पावर होगा, रेशनल पावर है लेकिन वो क्या है निगेटिव है। तो उसमें करना क्या है, -n तो देना ही, एक्स टू द पावर क्या कर देना है n+1, यानी पावर ऐड हो जाएगा। इसको भी फार्मूला की तरह यूज याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से इसी फार्मूला से हम लोग और भी 2-4 फार्मूला है, जैसे dx अपॉन dx 1 होता है, d रूट एक्स अपॉन dx का 1/2 रूट एक्स होता है, dx टू द पावर -n का -n अपॉन dx -n अपॉन x टू द पावर n+1 होता है। ये सब भी आपको याद रखना है। फिर इसी में अगर -1 रहेगा पावर तो उसका -1 अपॉन x² होगा, यानी 1/x का डेरिवेटिव। इसी में देखते हैं, इसी बेस से हम लोग डी एक्स टू द पावर -1 अपॉन डी एक्स करें तो इसका क्या होगा -1 अपॉन x²। तो ये -1 अपॉन x को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर -1 को ये भी लिखते हैं। तो इसी से एक फार्मूला और बन जाएगा d1 अपॉन एक्स इक्वल टू dx -1 अपॉन x², ये भी याद रखना है। तो ये भी आपको हो गया फार्मूला। तो फर्स्ट जो हम लोग ये देखे फार्मूला, उसी फार्मूला से और भी ये सब फार्मूला जो हम लोग बॉक्स में घेर रहे हैं वो सब आपको इम्पोर्टेंट है, उसको फार्मूला की तरह लिख लेना है और याद कर लेना है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव एक्सरसाइज में जब सोल्यूशन करेंगे उसमें इसका उपयोग होगा। ये तो अब पहला था, ये थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, इसलिए कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको डेरिवेटिव के फार्मूला को प्रूव करके बताऊंगा और उस पर आधारित और भी जो ट्रिकी फार्मूला होगा जिसको याद रख के आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चंस का, उसको लेके आऊंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।